हाय, दिस इज अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम हमारी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब हमने वैदिक कल्चर, वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था, तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था, वो था इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडियन फिलॉसफी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम यूपीएससी सीएससी के पर्सपेक्टिव से जो इंडियन फिलॉसफी वाला जो पार्ट है उसको डिटेल में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। जब हमने लास्ट टाइम वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ा था, वैदिक लिटरेचर्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ा था, बट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था। तो आज के लेक्चर में हम जो इंडियन फिलॉसफी है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, उस तरीके से देखेंगे कि एग्जाम में यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका वो क्वेश्चन ना छूटे। तो सबसे पहले हम ये जो शब्द दर्शन है, जो इंडियन फिलॉसफीज हैं, उसके बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअली ये क्या है। यदि आपको याद हो तो हमने शब्द दर्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, बट हमने वो जो फिलॉसफीज थी, 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल की जो फिलॉसफीज थी उसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। तो आज के लेक्चर में हम वो भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं उनको कहा जाता है शब्द दर्शन। ओके, शब्द दर्शन का मतलब होता है 6 इन नंबर है, दर्शन मतलब कि फिलॉसफी। यदि हम इन फिलॉसफीज की बात करें तो ये 6 टाइप्स ऑफ फिलॉसफीज हैं जिनको कहा जाता है न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ओके, उत्तर मीमांसा को वेदांतु भी कहा जाता है, वेदांतु फिलॉसफी भी कहा जाता है। ओके, तो याद रखिएगा कि वेदांतु फिलॉसफी किसको कहा जाता है, उत्तर मीमांसा को कहा जाता है। ये जो फिलॉसफीज हैं, फिलॉसफीज का काम क्या होता है? फिलॉसफीज का काम है कि आपको जो साइकिल ऑफ डेथ और बर्थ है, या जो हम साइकिल्स की बात करते हैं, लिबरेशन की बात करते हैं, उसको अचीव करने में फिलॉसफीज आपकी हेल्प करती हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितनी भी स्कूल्स हैं, मोस्ट ऑफ दिस स्कूल्स जो हैं वो बिलीव करती हैं इन द थ्योरी ऑफ कर्म एंड रीबर्थ। याद रखिएगा कि थ्योरी ऑफ कर्म एंड रीबर्थ में बिलीव करती हैं ये जो फिलॉसफीज हैं वो। ये जो 6 फिलॉसफीज हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल की जो फिलॉसफी है, ये कर्म और रीबर्थ में बिलीव करती हैं। ये जो थ्योरीज हैं, ये जो फिलॉसफीज हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है मोक्ष, साल्वेशन। साल्वेशन इज बिलीव टू बी द लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है उससे लिबरेट होना, इसका मतलब होता है साल्वेशन। और साल्वेशन को अचीव करना ही इन फिलॉसफीज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, अल्टीमेट गोल है ह्यूमन लाइफ का। और ये जो फिलॉसफीज है ये आपको हेल्प करती हैं इस अल्टीमेट गोल को अचीव करने में। यदि हम फिलॉसफीज की बात करते हैं तो फिलॉसफीज का सोर्स क्या है? तो फिलॉसफीज का सोर्स होता है उपनिषद। यदि आपको याद हो तो तब हमने श्रुति टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था। श्रुति टेक्स्ट तब हमने पढ़ी थी, तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था वेदास के बारे में, फिर हमने पढ़ा था ब्राह्मण्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा था अर्णयक्स के बारे में, उसके बाद में हमने पढ़ा था उपनिषद्स के बारे में। ओके, ये जो बाद में ये ब्राह्मण्स हैं, अर्णयक्स हैं, उपनिषद हैं, इनका जो ओरिजिन है वो हमको वेदास से ही देखने मिलता है। ब्राह्मण जो होती हैं इसके अंदर जो वैदिक रिचुअल्स हैं, जो हाइम्स हैं, उनसे रिलेटेड थियोरेटिकल पार्ट बताया, उनसे रिलेटेड ये पार्ट बताया कि किस तरीके से इनको परफॉर्म किया जाएगा, या ये जो श्लोक्स हैं, ये जो हाइम्स हैं, इनको किस समय पे लिखा गया। इसके बाद में आते हैं अर्णयक्स। अर्णयक्स में बेसिकली बताया जाता है कि किस तरीके से जो हर्मिट्स होते हैं वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर यज्ञ करते हैं, जो किस तरीके से जो हर्मिट्स होते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो गुरु होते हैं, वो अपने शिष्यों को किस तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हमको अर्णयक्स में पता चलता है। और फिर आती है उपनिषद। उपनिषद प्योरली फिलॉसफी से डील करती है, फिलॉसफिकल पार्ट से डील करती है उपनिषद, और ये उपनिषद से ही हमको ओरिजिन मिलता है ये सारी फिलॉसफीज का, ये सारे जितने भी शब्द दर्शन हैं इनका। यदि हम शब्द दर्शन की बात करें, यदि हम फिलॉसफीज की बात करें, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में 2 टाइप ऑफ फिलॉसफीज इमर्ज होकर आए। अब ये 2 टाइप ऑफ फिलॉसफीज क्या हैं? एक फिलॉसफीज थी ऑर्थोडॉक्स आस्तिक स्कूल, और एक फिलॉसफी थी हेटेरोडॉक्स नास्तिक स्कूल। आस्तिक स्कूल, ऑर्थोडॉक्स स्कूल की जो फिलॉसफी होती है वो बेसिकली बिलीव करती है वेदास में।
याद रखिएगा यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स में फ़र्क ये है कि जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है वो बिलीव करते हैं वेदास में, और जो हेटेरोडॉक्स स्कूल है वो बिलीव नहीं करते हैं वेदास में, मतलब कि वो क्वेश्चन करते हैं ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर ये क्वेश्चन करते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऑर्थोडॉक्स स्कूल की बात करें तो वेदास में बिलीव करते हैं, कंसिडर करते हैं कि जो वेदा है, जो वेदास है वो सुप्रीम नॉलेज है और इन्हीं के अंदर जो साल्वेशन है उसका सीक्रेट दिया हुआ है, सीक्रेट टू साल्वेशन इन वेदास। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स स्कूल का क्या मतलब होता है। अब हम देखते हैं कि जो फिलॉसफीज हैं वो प्रैक्टिकल नेसेसिटी है टू लीव द बेस्ट पॉसिबल लाइफ। ह्यूमन बीइंग जो लाइफ जीता है, हम जो लाइफ जीते हैं उसको यदि हमको सही ढंग से जीना हो तो फिलॉसफीज उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यदि यहाँ पे हम फिलॉसफीज की बात करते हैं तो 6 तरीके की फिलॉसफीज दी गई हैं। एक है सांख्य फिलॉसफी, एक है योग फिलॉसफी, देन न्याय, देन वैशेषिका, देन पूर्व मीमांसा, देन उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा यहाँ पर मेंशन नहीं है। ओके, उत्तर मीमांसा आएगा यहाँ पर, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इनके फाउंडर्स कौन हैं, वैदिक टेक्स्ट, बेसिक टेक्स्ट क्या है, ये हम पहले के भी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम वो चीज़ को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इन फिलॉसफीज़ का जो डेप्थ है, जो इन फिलॉसफीज़ में इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं, जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामाख्य या कपिला। यदि हम सामाख्य की बात बोलते हैं तो इसको सांख्य फिलॉसफी भी कहा जाता है। सांख्य फिलॉसफी के नाम से इसको जनरली जाना जाता है। ये ओल्डेस्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफिकल सिस्टम मानी जाती है। जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं, जितनी भी ऑर्थोडॉक्स स्कूल की फिलॉसफी है, इनका इमर्ज पहले हुआ, तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल की फिलॉसफी में भी जो सबसे पहली जो फिलॉसफी आई वो बेसिकली सांख्य फिलॉसफी थी। ओके, अब यदि हम सांख्य फिलॉसफी की बात करते हैं तो ये एक ड्यूलिस्टिक फिलॉसफी थी। ड्यूलिस्टिक मतलब कि यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है, 2 बातों के बारे में बताया गया है। इस फिलॉसफी में कहा जाता है कि एवरीथिंग इन रियलिटी 2 चीज़ों से एसोसिएटेड है। एक होती है पुरुषा, एक होती है प्रकृति। जो पुरुष होता है वो सेल्फ होता है, सोल होता है, माइंड होता है, और वहीं पे जो प्रकृति होती है वो मैटर होती है, क्रिएटिव एजेंसी होती है और एनर्जी होती है। यहाँ पर ये कहा जाता है इस फिलॉसफी में कि जो पुरुष होता है, जो सेल्फ है, सोल है, माइंड है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट जो प्रकृति है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको आप चेंज कर सकते हो। पुरुष कैन नॉट बी मॉडिफाइड और चेंज, वाइल प्रकृति ब्रिंग चेंज इन ऑल द ऑब्जेक्ट। जो प्रकृति होती है वो हर चीज़ के अंदर चेंज लेकर आ जाती है। तो प्रकृति ब्रिंग ऑल चेंजेस इन ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर जो प्रकृति होती है वो चेंज लाती है। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पुरुष क्या होता है, प्रकृति क्या होती है। ज़्यादा डिटेल में हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम सांख्य की बात करते हैं तो सांख्य को माना जाता है कि ये वो बेसिक फिलॉसफी थी जिसके बेसिस पे योगा फिलॉसफी का इमर्जेंस हुआ है। तो याद रखिएगा कि डेवलप फिलॉसफिकल बेसिस फॉर योगा, योगा जो फिलॉसफी है उसका जो बेसिस है वो यहाँ पे सांख्य फिलॉसफी में ही डेवलप हुआ है। यहाँ पर ये जो फिलॉसफी है इसमें एम्फेसिस दिया जाता है द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ सेल्फ थ्रू मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन। मेडिटेशन और कंसंट्रेशन के थ्रू जो हम अटेनमेंट ऑफ नॉलेज करते हैं उसके ऊपर इस थ्योरी के अंदर एम्फेसाइज किया जाता है, इस फिलॉसफी के अंदर एम्फेसाइज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये जो सांख्य फिलॉसफी है इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। जितना डिटेल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है उतनी डिटेल में हम इसको कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो फिलॉसफी आती है वो है न्याय फिलॉसफी। न्याय फिलॉसफी की यदि हम बात करें तो ये जो फिलॉसफी है ये दी है सेज गौतम ने। सेज गौतम की फिलॉसफी है न्याय फिलॉसफी। ये फाउंडर थे इस स्कूल के, इस स्कूल को फाउंड किया है इन्होंने। यदि हम न्याय स्कूल की बात करते हैं या न्याय फिलॉसफी की बात करते हैं तो ये जो फिलॉसफी है ये बेस्ड है ऑन प्रमाण्स। ओके, तो यहाँ पे रखिएगा बैंक अपॉन वेरियस प्रमाण्स।
प्रमाण्स क्या होता है, हम बोलते हैं प्रमाण है क्या आपके पास में, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर बोलते हैं कि प्रमाण होना चाहिए। किसी भी चीज़ का आपके पास कोई ऑथेंटिक सबूत होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ अटेंडिंग नॉलेज, यहाँ पे कहा जाता है कि किसी भी चीज़ पे तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता तब तक उससे रिलेटेड कोई आपके पास में प्रमाण ना हो, उस चीज़ का कोई एविडेंस ना हो। ओके, तो ये जो थ्योरी है ये हाइपोथेटिकल बातों में बिलीव नहीं करती है। आपको जिस चीज़ के आपके पास साक्ष्य है, एविडेंस है, जिस चीज़ को आपने ऑब्जर्व किया है, जिस चीज़ को आपने महसूस किया है, उसी चीज़ में ये फिलॉसफी बिलीव करती है। न्याय फिलॉसफी में ये कहा गया है नथिंग इज एक्सेप्टेबल अनलेस इट इज इन अकॉर्डेंस विद द रीजन एंड एक्सपीरियंस, साइंटिफिक अप्रोच। ओके, ये पहली ऐसी फिलॉसफी है जो साइंटिफिक अप्रोच की बात करती है। इस फिलॉसफी में ये कहा गया है जब तक किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता तब तक वो किसी रीज़न या किसी एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड ना हो। तो हर चीज़ एक्सपीरियंस और रीज़न पे बेस्ड होगी तभी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकता है। न्याय जो फिलॉसफी है ये कंसीडर करती है टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। ओके, टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, आपकी सोच हमेशा लॉजिकल होनी चाहिए, इस बात को बिलीव करती है न्याय फिलॉसफी। आप कोई भी सुपरस्टिशन की बातों में बिलीव ना करें, आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कोई प्रॉपर रीज़न हो, कोई प्रॉपर उसके पीछे कोई एक्सपीरियंस हो, तो उसी के बेसिस पे आप उसको आगे एग्जीक्यूट करेंगे या उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बात बोलती है न्याय फिलॉसफी। न्याय सूत्र जो है बोलता है कि देयर आर 4 मीन्स ऑफ अटेनिंग वैलिड नॉलेज। इसके अंदर ये भी बताया गया है कि आप वैलिड नॉलेज, यदि आपको मोक्ष चाहिए तो आपको वैलिड नॉलेज पता होना चाहिए। वैलिड नॉलेज को आप अपनी लाइफ में तभी अटेंड कर सकते हैं तब आपका प्रॉपर परसेप्शन हो, इन्फरेंस आप प्रॉपर निकाल सके, कंपैरिजन कर सके और आपके पास किसी चीज़ की वर्बल टेस्टिमोनी हो। ओके, तो परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमोनी, इस बेसिस पे ही आप इस थ्योरी को, आप सही नॉलेज को एक्सेप्ट कर सकते हो। ये कहा जाता है न्याय फिलॉसफी में। क्लियर? ये कहा जाता है न्याय फिलॉसफी में। देन जो थर्ड फिलॉसफी हम पढ़ते हैं वो है योग फिलॉसफी, योगा फिलॉसफी सेज पतंजलि ने दिया है। पतंजलि योगा बहुत इजीली हम सब कनेक्ट कर पाते हैं। फाउंडर थे ये योगा के फाउंडर माने जाते हैं पतंजलि ने जो योगा का मतलब बताया है, इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ 2 प्रिंसिपल एंटिटीज। अब ये 2 प्रिंसिपल एंटिटीज क्या है? यहाँ पर योगा की ये जो टेक्निक है ये आपको हेल्प करती है आपकी बॉडी, माइंड और सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करने में, एंड दस कंसिडर एज अ मीन ऑफ अचीविंग फ्रीडम और मुक्ति। ओके, तो बॉडी, माइंड, सोल को जो कंट्रोल कर पाए वो होता है योगा, और योगा के थ्रू आप अटेंड कर सकते हैं मोक्ष को, ओके, साल्वेशन को। तो ये कहा जाता है योगा में। यहाँ पर एडमिट करा जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को एज अ टीचर और अ गाइड। यहाँ पे गॉड को एज अ टीचर और अ गाइड एक्सेप्ट किया जाता है योगा फिलॉसफी में। क्लियर? यहाँ पर जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सिर्फ इतना ही है, हमको और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, और इतना तो पढ़ना ज़रूरी भी है। अदरवाइज आपसे जो इंडियन फिलॉसफी से रिलेटेड या जो ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज़ हैं इंडियन फिलॉसफी, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, यदि हम यहाँ पर योगा की बात करते हैं तो योगा के अंदर कहा जाता है कि फ्रीडम कुल बी अटेंड बाय प्रैक्टिसिंग। फ्रीडम को आप अटेंड कर सकते हो, मुक्ति को आप अटेंड कर सकते हो बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल। आपका अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, मतलब कि यमा। सेकेंड है ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल। हम बोलते हैं कि रूल्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, इसको हम बोलते हैं नियम। हम बोलते हैं कि ये हमारा नियम है, तो वो चीज़ हमको यहीं से उसका इमर्जेंस देखने मिलता है। फिर बोलते हैं फिक्स पॉस्चर, आसन हम अलग अलग प्रकार के योगा में आसन करते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पर आती है। फिर आता है ब्रीथ कंट्रोल, ब्रीथ को कंट्रोल करना। प्राणायाम के बारे में भी हम कई बार सुनते हैं, कई बार हम प्राणायाम करते भी हैं, सबको पता है आज की तारीख में भी प्राणायाम क्या होता है, स्पेशली आफ्टर कोविड-19।
ओके, देन चूजिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को चूज करना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसको आप चूज कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है प्रत्याहारा। इसके बाद में फिक्सिंग द माइंड, उस चीज के ऊपर फिक्स करना अपना माइंड, धरना। देन कंसंट्रेटिंग ऑन द चूजन ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ, मर्जिंग द माइंड एंड द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर समाधि, जिसको हम बोलते हैं समाधि, जो अटेनमेंट होता है, जब हम एकदम मेडिटेशन की जो डेप्थ को अचीव कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं समाधि, मेडिटेशन को अचीव करना। इसके लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट चूज करना होता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करना होता है और कंप्लीट डिसोल्यूशन करना होता है ऑफ सेल्फ, मर्जिंग करनी होती है अपनी माइंड की उस ऑब्जेक्ट के साथ। सॉरी, इसलिए यहाँ पे कहा गया था यूनिटी ऑफ टू प्रिंसिपल एंटिटीज। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और माइंड की हम यूनिटी देख रहे हैं, तो यूनियन ऑफ टू प्रिंसिपल एंटिटीज हम योगा के अंदर देखते हैं, और योगा का मतलब भी यही होता है। इसके बाद में जो हमारी फोर्थ फिलॉसफी है वो है वैशेषिका। वैशेषिका ये न्याय फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा सिमिलर फिलॉसफी है, ये भी मेटाफिजिक्स पे बेस्ड है। ओके, मेटाफिजिक्स पे बेस्ड फिलॉसफी मतलब फिजिक्स का यदि हम कनेक्ट करते हैं फिजिक्स को हम फिलॉसफी से, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स। ये जो फिलॉसफी है ये सेज कन्नड़ ने दी थी। याद रखिएगा कि कौन सी फिलॉसफी किसने दी थी। जैसे कि न्याय फिलॉसफी गौतम ने दी थी, वैशेषिका फिलॉसफी की बात करें तो कन्नड़ ने दी है, पतंजलि की हम बात करते हैं तो उन्होंने योगा फिलॉसफी दी है। तो आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किसने कौन सी फिलॉसफी दी है। यदि हम वैशेषिका जो फिलॉसफी है इसकी बात करें तो कहा जाता है कि ये फिजिक्स था ऑफ एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम के फिजिक्स को हम वैशेषिका बोलते हैं। यदि हम इस स्कूल की बात करते हैं, यदि हम इस स्कूल की फिलॉसफी की बात करते हैं, तो ये बोलती है दैट ऑल ऑब्जेक्ट इन द फिजिकल यूनिवर्स आर रिड्यूसिबल टू द फाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स। हमारे यूनिवर्स में जितने भी आइटम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें ब्रेक हो सकती हैं इन द फाइनाइट नंबर ऑफ एटम। और जो ब्रह्मांड है इसको रिगार्ड किया है एज अ फंडामेंटल फोर्स दैट कॉज कॉन्शियसनेस इन दिस एटम। मतलब कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मैटर्स हैं, वो बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे एटम्स से मिलके बना है। और ये जो एटम्स हैं ये एक फोर्स, एक फंडामेंटल फोर्स के कारण मूव होते हैं। अब ये जो फंडामेंटल फोर्स है यहाँ पर, ये फंडामेंटल फोर्स क्या है? ब्रह्मांड, यूनिवर्स, यहाँ पर ये फंडामेंटल फोर्स है। यदि हम वैशेषिका फिलॉसफी की बात करते हैं तो इस फिलॉसफी को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक माना जाता है और ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी ऑफ द यूनिवर्स माना जाता है। इस फिलॉसफी को वाइडली एक्सेप्टेड फिलॉसफी के तौर पे देखा जाता है। इस फिलॉसफी में ये कहा गया है कि रियलिटी, सच्चाई क्या होती है? सच्चाई हमेशा बेस्ड होती है और कैटेगराइज होती है ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस, एट्रीब्यूट, क्या एक्शन है, क्या जिनस है, क्या डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़ हैं और क्या इनहेरेंस है। तो अलग अलग चीज़ों के ऊपर जो रियलिटी है वो बेस्ड होती है। यहाँ पे वैशेषिका फिलॉसफी में ये कहा जाता है। जो वैशेषिका के जो थिंकर्स हैं वो मानते हैं कि ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स आर कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट से अर्थ पे हर ऑब्जेक्ट बना हुआ है। जैसे कि हम हमेशा सुनते हैं कि हम सब अग्नि, वायु, पृथ्वी इस तरीके से बने हुए हैं, और यही बात इस फिलॉसफी में कही जाती है। वैशेषिका फिलॉसफी से ही ये बात हमको पता चलती है कि यूनिवर्स कंपोज होता है 5 एलिमेंट से, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर। ओके, तो याद रखिएगा किस किस चीज़ से कंपोज होता है अर्थ, और ये बात किस किस चीज़ से कंपोज होता है यूनिवर्स। और ये बात याद रखिएगा कि ये जो बात है कौन सी फिलॉसफी में कही गई है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर इस फिलॉसफी में ये कहा जाता है कि जो गॉड होते हैं वो गाइडिंग प्रिंसिपल है। याद रखिएगा
कभी भी ऐसा आ जाता है कि जो वैशेषिका जो फिलॉसफी है वो बिलीव नहीं करती थी गॉड में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स बेस्ड फिलॉसफी है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स की जितनी भी फिलॉसफी है 6 स्कूल्स, वो सारी ही स्कूल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव करती है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ को याद रखिएगा, और यहाँ पे गॉड को गाइडिंग प्रिंसिपल माना जाता है। योगा जो फिलॉसफी थी उसमें टीचर माना जाता था, गुरु माना जाता था, यहाँ पर गाइडिंग प्रिंसिपल माना जाता है। द लिविंग बीइंग वर रिवार्डेड और पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा। तो यहाँ पर कर्म की जो बात है और अच्छे कर्म बुरे कर्म उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, और बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको आगे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ते हैं, ये बात भी इसमें बताई गई है। वैशेषिका जो फिलॉसफी है वो मेटाफिजिक्स फिलॉसफी कहलाती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि कोई भी यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है वो ब्रेक हो सकते हैं, इनफाइनाइट एटम से बने होते हैं, और ये जो एटम्स होते हैं इनके पीछे जो फंडामेंटल फोर्स है वो हमारा यूनिवर्स है, वो हमारा ब्रह्मांड है। ओके, और जो रियलिटी है वो काफ़ी सारी चीज़ों पे बेस्ड होती है। तो बहुत सारी बातें इस फिलॉसफी में कही गई हैं। इसके अलावा इस फिलॉसफी में कहा गया है कि जो गॉड होते हैं वो गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि कोई पर्सन के जो कर्म होते हैं वो ही आने वाले समय में उनकी लाइफ में क्या होने वाला है वो डिसाइड करते हैं। तो थ्योरी ऑफ कर्मा में भी बिलीव करती है ये वैशेषिका फिलॉसफी। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट फिलॉसफी है वो है पूर्व मीमांसा। ये जो पूर्व मीमांसा जो फिलॉसफी है ये जैमिनी ने दी है, इसको मीमांसा सूत्र भी कहा जाता है। यदि हम इस फिलॉसफी की बात करें पूर्व मीमांसा की, तो ये जो फिलॉसफी है ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ड है न्याय और वैशेषिका सिस्टम पे, और इम्फेसाइज डालती है वैलिड नॉलेज पे। तो वैशेषिका जो स्कूल है वो मेटाफिजिक्स फिलॉसफी है, फिजिक्स बेस्ड फिलॉसफी है, और वहीं पे जो न्याय फिलॉसफी है बिलीव करती है ऑन एविडेंस, प्रमाण। ओके, तो यहाँ पे ये जो दोनों फिलॉसफी है उसके कंपोजिशन से हमको पूर्व मीमांसा या वैलिड नॉलेज की ये जो थ्योरी है फिलॉसफी है वो देखने मिलती है। ये जो पूर्व मीमांसा है ये बोलती है वेदास इटर्नल है और पॉजेस ऑल नॉलेज, मतलब कि वेदास एक परम सत्य है, ये इटर्नल है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और इनमें हर तरीके का नॉलेज है, तो आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। वेदास ही परम सत्य है, सुप्रीम नॉलेज है। वेदास इटर्नल है, पॉजेस ऑल नॉलेज, एंड रिलीजन मीन्स द फुलफिलमेंट ऑफ द ड्यूटीज प्रिस्क्राइब बाय द वेदास। याद रखिएगा यहाँ पर पूर्व मीमांसा में ये कहा गया है कि जो भी बातें वेदास में कही है आपको उन बातों को फॉलो करना है, आपको उन बातों को फॉलो करना है। ये कहा जाता है पूर्व मीमांसा में। पूर्व मीमांसा में कहा जाता है कि जो वेदा है वो बेसिकली धर्म है, वेदा का जो एसेंस ऑफ द वेदा है वो बेसिकली धर्म है, और यदि आप धर्म को फॉलो करना चाहते हो तो धर्म का मतलब है कि यदि आप वेदा के अंदर जो बातें कही गई हैं उसको फॉलो करते हो तो आप धर्म को फॉलो कर रहे हो। बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ धर्म वन कैन अर्न मेरिट विच लीड वन टू हेवन आफ्टर डेथ। और यदि आप वेदास में लिखी हुई बातों को मानते हो तो यदि आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपको उसके मेरिट्स मिलेंगे, और उसके बाद में आपकी डेथ के बाद आप हेवन में जाओगे। ये बात कही जाती है पूर्व मीमांसा में। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बात यहाँ पर ये है कि पूर्व मीमांसा एम्फेसिस डालती है यज्ञ और मंत्र पे। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिस पे आप 3 स्टार लगा के याद रख लीजिए। इट एम्फेसाइज द पावर ऑफ यज्ञ एंड मंत्रा इन सस्टेनिंग द एक्टिविटी ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हमारे यूनिवर्स में हो रही है उसको सस्टेन करने के लिए पावर ऑफ यज्ञ और मंत्र बहुत ज़रूरी है। यदि आप यज्ञ और मंत्र नहीं करते हैं तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी यूनिवर्स की वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। याद रखिएगा कि पूर्व मीमांसा थोड़ी सी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ थ्योरी है, इसमें धर्म, रिचुअल्स, मंत्र, इन सब चीज़ों में दूसरी फिलॉसफी में इतना बिलीव नहीं किया जाता है, बट पूर्व मीमांसा में किया जाता है। देन हम पढ़ते हैं उत्तर मीमांसा। इसको वेदांता भी कहा जाता है या वेदांत फिलॉसफी भी कहा जाती है। याद रखिएगा इसको वेदांता कहा जाता है। इस फिलॉसफी में ये कहा गया है कि जो यूनिवर्स है वो अनरियल है,
जो हमारी वर्ल्ड है वो अनरियल है, सब माया मोह है। हम बोलते हैं माया मोह है, तो वो यहीं से आया है कि उत्तर मीमांसा में कहा जाता है कि हमारे आसपास जो भी है वो सब माया मोह है। ओके, वेदांता इज मोनिस्टिक। इन अदर वर्ड इट सेज दैट देयर इज ओनली वन रियलिटी, ब्रह्मांड। इसमें कहा गया है कि ये मोनिस्टिक थ्योरी है और यहाँ पे कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सच्चाई है इस यूनिवर्स में और वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ही परम सत्य है। वेदांतु ये जो थ्योरी है या वेदांता ये जो थ्योरी है ये एम्फेसाइज डालती है ब्रह्म ज्ञान में। ओके, और रिलिक्स ऑफ ऑन द उपनिषद पार्ट ऑफ द वेदास। याद रखिएगा, जो पूर्व मीमांसा है वो यज्ञ की बात करती है, उसके अंदर मंत्र की बात की जाती है, धर्म को फॉलो करना हो तो आपको वेदास को फॉलो करना होगा। ये इसकी अपोजिट है। यहाँ पे कहा जाता है वर्ल्ड अनरियल है। वेदांता में मोनिस्टिक बात कही जाती है, ब्रह्मांड को ही सब कुछ माना जाता है। कहा जाता है कि सिर्फ एक ही सच्चाई है, एक ही रियलिटी है, वो है ब्रह्मांड। यहाँ पे एम्फेसाइज किया जाता है ब्रह्म ज्ञान पे, और यहाँ पे इसको रिलिक्स माना जाता है ऑन द उपनिषद पार्ट ऑफ द वेदास। जो उपनिषद है ये टोटली उसी पे बेस्ड है। और जो वेदांता जो फिलॉसफी है, वेदांता जो फिलॉसफी है, यहाँ पे टी आएगा, इसके यदि हम रूट्स की बात करते हैं कि इसका जो इमर्जेंस है वो हमको कहाँ से देखने मिलता है, तो इसका इमर्जेंस बेसिकली हमको देखने मिलता है सांख्य फिलॉसफी से। तो सांख्य फिलॉसफी से हमको इमर्जेंस देखने को मिलता है उत्तर मीमांसा का। इसके बाद में यदि हम उत्तर मीमांसा की बात करते हैं तो उत्तर मीमांसा जो ये फिलॉसफी है ये वाइडली एक्सेप्टेड फिलॉसफी है। बाद में काफ़ी सारे लोगों ने इस फिलॉसफी को एक्सेप्ट किया और उसी पे बेस्ड कुछ कुछ स्कूल्स इमर्ज होकर आए जो हम मेडाइवल इंडिया के टाइम पे भी देखते हैं। द स्कूल सेपरेटेड इनटू द सब स्कूल्स, कुछ सब स्कूल्स के अंदर ये स्कूल्स सेपरेट हो गए। ईच स्कूल ने कुछ अपने अकॉर्डिंगली इसका इंटरप्रिटेशन किया और उसके अकॉर्डिंगली कुछ अपनी थ्योरीज को प्रोड्यूस किया। तो ये 3 तरीके की अलग अलग स्कूल्स हैं जो अलग अलग बातें बोलती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अद्वैत, जो कि आदि शंकराचार्य की जो थ्योरी है, जो फिलॉसफी है, वो बोलती है कि जो इंडिविजुअल है, जो आत्मा है और जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ये दोनों ही सेम है। और यदि हम इस चीज़ को समझ जाएंगे तो हमको लिबरेशन मिल जाएगा, हमको लिबरेशन उसके थ्रू मिल सकता है। इसके बाद में जो वशिष्ठ अद्वैत जो थ्योरी है रामानुज की, वो बोलते हैं कि जो जितनी भी डाइवर्सिटी है वो सब्ज्यूम हो जाती है टू अ यूनिफाइड, वो सब एक ही है और वो सब बाद में जाकर एक हो जाती है। यदि आप इस चीज़ को समझ गए तो आपको लिबरेशन मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। इसके बाद में जो थर्ड जो थ्योरी है, थर्ड जो फिलॉसफी है द्वैत, ये दी है माधवाचार्य ने। ये थ्योरी बोलती है कि आत्मा जो कि सेल्फ है, ब्रह्मांड जो कि यूनिवर्स है, ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और यदि आपको लाइफ में मोक्ष चाहिए, साल्वेशन चाहिए, तो उसको पाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है भक्ति। भक्ति ही एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आपको लाइफ में साल्वेशन या मुक्ति मिल सकती है। तो इस तरीके से ये जो फिलॉसफीज़ है इसमें अलग अलग बातें कही गई हैं, अलग अलग फिलॉसफीज़ के अलग अलग फाउंडर्स हैं और अलग अलग फिलॉसफीज़ की कुछ अलग अलग बिलीव्स हैं। जैसे कि उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो उत्तर मीमांसा है या जो वेदांता जो थ्योरी है वो एम्फेसाइज डालती है ब्रह्म ज्ञान में, और उपनिषद के जो रिलिक्स हैं, जो उपनिषद का जो बेसिक पार्ट है उसी पे बेस्ड है, बहुत ज़्यादा वैदिक रिचुअल्स मंत्र में बिलीव नहीं करती है। वहीं पे यदि हम पूर्व मीमांसा की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बिलीव करती है वैदिक रिचुअल्स और मंत्र में, वेदा के जो प्रिंसिपल्स हैं उसी को वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानती है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है फिलॉसफी वाला वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, यदि मैं अपना डेटा देखती हूँ, एनालिटिक्स देखती हूँ, तो अराउंड 63% के आसपास जो भी लोग वीडियोस देखते हैं वो अनसब्सक्राइब होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करिए, मैं आपसे इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी करिए। थैंक यू।